बहुत लंबे टाइम से मैं आपको कहानियां बताता आ रहा हूं दुनिया के अलग अलग तरह के लोगों की। यकीन मानिए इन सब में बहुत सारे किलर्स भी शामिल हैं, बहुत सारे मर्डरर्स भी शामिल हैं और इन्हीं में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने खुद की जान को बचाने के लिए कुछ ऐसा किया कि वो एक एग्जाम्पल बन गए दुनिया के लिए। और इन्हीं एग्जाम्पल में से एक है कैटी बियर्स नाम की ये लड़की। जी हाँ, ये लड़की सिर्फ 10 साल की थी जब इसका अपहरण किया गया था। इसे एक तहखाने में बंद करके रखा गया था, इसे खाना पानी नहीं दिया गया। वो तहखाना ऐसा था कि उसके अंदर से हवा तो छोड़िए, आवाज भी आर पार नहीं जा सकती थी। और फिर कैसे ये लड़की 17 दिनों तक बिना खाने पीने के ही इस तहखाने में जिंदा रही और कैसे इसने खुद को बचाया, सब कुछ बताऊंगा आज आपको इसके बारे में। और यकीन मानिए इस लड़की की कहानी जानने के बाद आपका अपनी जिंदगी से प्यार और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। और यार हाँ, पॉडकास्ट 14 आ चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपके हाथ से क्लिक हो जाना चाहिए। बहुत ही खतरनाक एक स्टोरी मैंने वहां भी बता रखी है। सोचकर देखिए 9 साल की उम्र, क्या ही होती है एक बच्चे की 9 साल की उम्र। और इस उम्र में कैटी बियर्स नाम की इस लड़की को इसकी जो असली माँ थी उसने ही लावारिस छोड़ दिया था। और यहाँ सड़क पर पड़ी लावारिस कैटी बियर्स को एक लिंडा नाम की महिला अपने साथ उठा कर ले गई। लेकिन जहां उसकी माँ ने इसका कोई ख्याल नहीं रखा था, वहीं इस तरह से लिंडा नाम की इस महिला ने भी कैटी बियर्स का कोई ख्याल नहीं रखा। उसने पहले ही अपने माइंड में सोच लिया था कि उसे एक फ्री की नौकर मिल चुकी है और वो अब इससे दबा कर काम लेगी। और वही काम स्टार्ट हुआ। सोचकर देखिए एक 9 साल की छोटी सी बच्ची घर के सारे काम कर रही थी। यहाँ पर उसे घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। स्कूल क्या होता है वो उसने कभी देखा ही नहीं था। आम लोगों के बच्चे कैसे खेलते हैं वो उन्हें जस्ट दूर से ही देखती थी और सोच लेती थी कि मैं भी इनके साथ ही खेल रही हूँ। और यहाँ कैटी बियर्स लिंडा के घर फिर भी जैसे तैसे अपनी जिंदगी निकाल ही रही थी। असल में जो लिंडा थी जिसने कैटी बियर्स को बाद में गोद लिया था, ये इसे पहले से ही जानती थी। इनफैक्ट जन्म के टाइम से ही जानती थी, क्योंकि कैटी की असली माता और ये लिंडा आपस में पड़ोसी ही थे, जरा दूर दूर इनका घर नहीं था। तो जैसे ये पैदा हुई थी तब से इसे जानती थी। और यहाँ दिक्कत ये थी कि लिंडा और कैटी की माँ का आपस में घर तक का आना जाना था। वो दोनों अच्छी दोस्त थी और यहाँ एक दूसरे के पास आती जाती रहती थी। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है। जी हाँ, लिंडा का हस्बैंड अंकल साए कैटी बियर्स का 2 साल की उम्र से ही यौन शोषण करता रहा था। सोचकर देखिए 2 साल की उम्र में ही कैटी बियर्स को क्या कुछ झेलना पड़ रहा था। और ये सब कुछ चला आने वाले 5 सालों तक। जब भी कैटी बियर्स घर पर अकेली होती या फिर उसकी माँ लिंडा के घर उसे छोड़कर जाती थी ध्यान रखने के लिए, तो यहाँ अंकल साए लिंडा का बुरी तरीके से यौन शोषण करता। लेकिन जब कैटी बियर 7 साल की हुई तो उसने ये सब बातें लिंडा को जाकर बताई कि ऐसे ऐसे अंकल साई उसका यौन शोषण करता है। लेकिन यहाँ लिंडा ने कैटी को समझने के बजाय उस पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया और उसे ही गलत ठहराना शुरू कर दिया। वो इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी कि उसका हस्बैंड ऐसा कुछ कर सकता है। अब जरा आप सोच कर देखिए कि इस लड़की की किस्मत कैसी थी कि उसने अगर अपने जिंदगी में होने वाले अत्याचारों को एक महिला को जाकर बता दिया तो ये जिंदगी की उसकी सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि अब जिस घर में वो लिंडा के पास रह रही थी, लिंडा अब उसके ऊपर ही बात बात पर चढ़ने लगती थी। उसको मारती पीटती, उसका शोषण करती और बार बार उसे घर से बाहर निकलने को बोलती। अब बेचारी कहाँ जाती। और ऐसा मौका आने पर एक बच्चा तो छोड़िए, एक बड़ा आदमी भी टूट जाता है। उसे भी अपनी जिंदगी से कोई प्यार नहीं रहता। अब ऐसा मौका जब भी हमारी जिंदगी में आता है तो हमें सिर्फ वो आदमी दिखता है जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करता हो और हमें उसकी जरूरत होती है ताकि वो हमारे साथ थोड़ा टाइम बिताए और हमें अच्छा फील करवाए। और ऐसा ही कुछ माइंड में आया यहाँ कैटी बियर्स के। लेकिन यहाँ कैटी बियर्स किसके पास जा सकती थी, क्योंकि उसके तो कोई दोस्त नहीं थे, ना ही वो स्कूल जाती थी, ना ही उसे आस पड़ोस में जाने की इजाजत थी। तो वो किसके पास जा सकती थी। तो यहाँ एक ही आदमी था जिसे कैटी बियर्स जानती थी और उसका नाम था अंकल जॉन एस्पोसितो। अब ये अंकल जॉन एस्पोसितो कौन था? असल में ये भी लिंडा का ही पड़ोसी था, उससे थोड़ी ही दूर रहा करता था। और यहाँ लिंडा और उसके परिवार का अंकल जॉन एस्पोसितो के घर पर आना जाना लगा हुआ था। इसी वजह से कैटी बियर्स एस्पोसितो को भी जानती थी। और यहाँ एस्पोसितो कई बार कैटी बियर्स को अपने साथ लेकर बैठा करता था, उसे अच्छा फील करवाया करता था, उसकी केयर किया करता था, उसे खाने पीने के लिए चीजें दिया करता था। अब एक बच्चा जो अपने घर से इतना परेशान हो, उसे हर टाइम मार पड़ती हो, वहीं एक दूसरा अंकल उसको अगर खाने पीने की कोई भी चीजें दे, उसको प्यार करे, उसकी केयर करे, तो ऑब्वियसली वो जो अंकल है वो बच्चे के दिमाग में अपनी एक अच्छी इमेज बना लेता है और बच्चा उस अंकल के ऊपर विश्वास करने लग जाता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। कैटी बियर्स जॉन एस्पोसितो के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करती थी और कई बार जॉन एस्पोसितो यहाँ कैटी बियर्स को बाहर घुमाने भी लेकर जाता था। और अब की बार फिर से जब कैटी बियर्स की सौतेली माँ लिंडा ने जब उसे धक्के मारे घर से, तो वो सीधा वहां से बाहर निकलकर अंकल जॉन एस्पोसितो के घर चली गई। लेकिन यहाँ बेचारी कैटी बियर्स को कोई अंदाजा नहीं था कि जिस नर्क से निकलकर वो किसी अच्छी जगह पर जाने की उम्मीद में उस घर को छोड़ रही है और किसी दूसरे के पास जा रही है, उसे बिल्कुल नहीं पता था
कि वो जहाँ जा रही है वो तो आने वाली उसकी जिंदगी के लिए अब एक नर्क जैसा ही कुछ बनने वाला है। वो अंकल जॉन के घर पहुंची अकेली ही। अंकल जॉन ने उसे अपने पास बैठाया और सोचकर देखिए 2 दिन बाद ही उसका जस्ट बर्थडे था। अब ये जो बर्थडे था ना, 10वां बर्थडे उसका, ये उसकी जिंदगी का सबसे बुरा बर्थडे होने वाला था। अंकल जॉन को पता था कि इस बच्ची को यहाँ स्पेस प्लेक्स में जाना बहुत पसंद है। स्पेस प्लेक्स वो जगह है जैसे अपने यहाँ मेला वगैरह लगता है जिसमें झूले वगैरह लगते हैं और राइड्स वगैरह लगती हैं, ऐसे ही अमेरिका में भी स्पेस प्लेक्स नाम के बहुत बड़े बड़े मेले वगैरह लगते हैं और यहाँ कैटी बियर्स को उस मेले में जाना बहुत पसंद था, स्पेस फ्लेक्स में। तो यहाँ अंकल जॉन पहले दिन जैसे ही कैटी बियर्स उसके घर पहुंची, उसको बैठाया, उसको खिलाया पिलाया और पूछा कि बताओ क्या करना है, 2 दिन बाद तुम्हारा बर्थडे है, क्या स्पेशल करना है। तो यहाँ कैटी बियर्स ने उसे कहा अंकल मुझे स्पेस फ्लेक्स ले चलो, मुझे वहाँ जाने का बहुत मन है। तो यहाँ अंकल जॉन उसे स्पेस फ्लेक्स लेकर जाता है और वहाँ जाकर कैटी बियर्स बहुत खुश हो जाती है, अपने साथ के बच्चों के साथ खेलती है, बहुत सारी राइड्स करती है, खाना पीना करती है और अंकल जॉन उसे यहाँ वापस अपने साथ अपने घर ले आता है रात होते होते। अब यहाँ मैंने आपको कहा कि वो रात होते होते वापस अपने घर के लिए निकल जाते हैं, पर कैटी बियर्स कभी अंकल जॉन एस्पोसितो के घर वापस पहुंचे ही नहीं। वो बीच में ही कहीं गायब हो गई थी और फिर मिडनाइट के टाइम यानी कि आधी रात के बीच कैटी की सौतेली माँ लिंडा को एक फोन आता है जिसके अंदर कैटी बहुत बुरी तरीके से रोती हुई सुनाई देती है और कहती है कि मेरा अपहरण कर लिया गया है, प्लीज मुझे बचा लो। जरा प्लीज ये रिकॉर्डिंग एक बार सुन लीजिएगा, फिर मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो इस फोन रिकॉर्डिंग में कैटी बोल रही है कि जिसने उसका अपहरण किया है उसके पास चाकू है और वो अभी आने वाला है मेरे पास और मुझे अभी फोन रखना होगा। और इससे पहले कि कैटी की माँ लिंडा उसे कुछ पूछ पाती, यहाँ कैटी फोन रख देती है, जिसके बाद ये रिकॉर्डिंग यहीं खत्म हो जाती है। अब यहाँ कैटी की माँ लिंडा तुरंत पुलिस को फोन करती है और सब कुछ इसके बारे में बताती है और कहती है कि अंतिम बार कैटी को उसी अम्यूजमेंट पार्क यानी कि स्पेस प्लेक्स में देखा गया था, जिसके बाद पुलिस द्वारा उस स्पेस प्लेक्स की एक एक इंच खंगाली जाती है, लेकिन उस स्पेस प्लेक्स के अंदर कैटी का कोई नाम और निशान नहीं मिलता। जिसके बाद पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करी और पूछा कि कैटी का किस किस के साथ रिलेशन हो सकता है, वो कहाँ कहाँ जा सकती है और कौन उसको ऐसे उठा सकता है और किसका इसमें फायदा हो सकता है। तो यहाँ आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि यहाँ कैटी को कोई नहीं जानता, सिर्फ 3 लोगों के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। एक लिंडा का घर वाला अंकल साए और एक यहाँ तीसरा बंदा अंकल जॉन एस्पोसितो। इन तीनों व्यक्तियों के अलावा कैटी का किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट हम उसके घर के सामने रहते हैं और आज तक हमने उस छोटी सी बच्ची से कभी बात तक नहीं की क्योंकि लिंडा किसी से उसे बात करने ही नहीं देती थी। तो ऑब्वियसली इन तीनों से ही आप पूछताछ करिए, यही आपको कुछ बता पाएंगे। और यहाँ आस पड़ोसियों के कहने पर पुलिस ने अंकल साई, लिंडा और अंकल जॉन एस्पोसितो को झप लिया और झपते ही अपने पूरे तामझाम के साथ उनकी तुड़ाई करी। तुड़ाई करने पर भी कुछ नहीं मिला, सब कुछ वेस्ट गया और इन तीनों में से किसी ने भी मुंह नहीं खोला। इससे पहले कि मैं आपको आगे की कहानी बताऊं, यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि असल में कैटी बियर्स थी कहाँ पर। तो ये जो जॉन एस्पोसितो का घर है, ये घर नहीं बल्कि एक भूल भुलैया टाइप है। इसने अपने घर के अंदर कई सारे तहखाने बनवा रखे हैं। तहखाने इन द सेंस की डंजन जिसे बोलते हैं, वो यहाँ इसने अपने घर को बनवाते टाइम कुछ ऐसे डंजन्स यहाँ बनवाए थे और इन्हीं एक डंजन्स में से एक 17 फुट गहरा डंजन यहाँ उसने अपनी घर की बेसमेंट में बनवा रखा था। सोचकर देखिए उसकी चौड़ाई सिर्फ 2 फीट की थी और यहीं पर उसने उस 10 साल की लड़की को इस 17 फुट गहरे डंजन के अंदर फेंक दिया था। और यहाँ ये डंजन नीचे से जाकर थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है और यहाँ जॉन एस्पोसितो ने इस डंजन के अंदर एक छोटा सा टीवी और एक छोटा सा टॉयलेट भी लगा रखा था। लेकिन हैरानी तो मुझे तब हुई जब मुझे पता चला कि इसी डंजनों के जाल में अंकल जॉन एस्पोसितो के घर पर कैटी बियर्स बहुत लंबे टाइम से खेलती आ रही थी। उसको मजा आता था इन डंजन्स में जाने का। लेकिन अब की बार जॉन एस्पोसितो ने ऊपर से उस डंजन को ढक दिया और यहाँ 150 किलो का एक पत्थर उसके ऊपर रख दिया। मतलब ही नहीं था कि अंदर मौजूद किसी व्यक्ति की बाहर आवाज भी आ जाए, बंदा तो बाहर आने की बात ही छोड़ दीजिए। सोचकर देखिए यहाँ कैटी बियर्स की किस्मत कैसी थी। जब पुलिस अंकल जॉन एस्पोसितो के घर की तलाशी ले रही थी, पुलिस यहाँ बेसमेंट में भी गई, उनको वो पत्थर भी दिखा जो उस डंजन के मुख्य द्वार के ऊपर रखा हुआ था 150 किलो का। और यहाँ पुलिस ने कई बार उसके ऊपर भी चढ़कर ठोक पीट कर बजा कर देखा कि कहीं नीचे से कुछ खोखला तो नहीं है, लेकिन उनको कोई आवाज़ नहीं आई। पुलिस ने उस बेसमेंट को अच्छे से खंगाला था, लेकिन यहाँ
बेचारी कैटी बेयर्स की आवाज आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि ये जो पूरा डंजन था ये पूरा साउंड प्रूफ था। अंदर की आवाज अंदर, बाहर की आवाज बाहर, बंदा तो छोड़ ही दीजिए। और क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि पूरे 17 दिनों तक, जी हाँ 17 डेज और 17 रातें, कैसे अकेली उस 10 साल की लड़की ने उस तह खाने के अंदर बिताए होंगे, बिना खाना और बिना पानी के। अब आप भी यहाँ सोच रहे होंगे कि कोई भी व्यक्ति 3-4 दिनों से ज्यादा के लिए बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकता। तब क्या होगा जब मैं आपको कहूँ कि बेचारी कैटी बेयर्स ने नीचे पड़ी मिट्टी को निचोड़ निचोड़ कर उसके अंदर से बूंद बूंद पानी निकाला खुद को बचाने के लिए। इसके अलावा भी उसने बहुत कुछ किया था खुद को जिंदा रखने के लिए। आपको आगे सब कुछ पता चलता रहेगा। सबसे पहले तो पुलिस का शक यहाँ पर लिंडा और उसके पति अंकल साई पर ही था, लेकिन बाद में यहाँ पुलिस वालों का शक सीधा सीधा अंकल जॉन के ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि जैसा कुछ उसने अपने बारे में बताया था वो वैसा था नहीं। पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से उसके बारे में पूछा और यहाँ पुलिस को उसके कई सारे राज पता लगे। उसने यहाँ सबसे पहला अपना गेम चला। तो यहाँ जॉन एस्पोसितो को पता था कि पुलिस उसके पास तक कभी भी पहुंच सकती है और उसका कभी भी भांडा फूट सकता है। उसको अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। और यहाँ वो एक बार फिर से, जी हाँ, कैटी बेयर्स को अंदर रखने के 3 दिन बाद वो वापस एक बार उस डंजन में खुद उतरता है और नीचे जाकर कैटी बेयर्स को कहता है कि तुम्हें मरने की एक्टिंग करनी है और मैं तुम्हारी मरने की एक फोटो क्लिक करूंगा। और यहाँ सोच कर देखिए 10 साल की लड़की वो कितनी समझदार थी कि उसे समझ आ गया था कि अगर उसने मरने वाली फोटो क्लिक करवा ली तो लोग उसे ढूंढना छोड़ देंगे, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी यहाँ पर, जब उनको लगेगा कि कैटी बेयर्स तो मर चुकी है। यहाँ कैटी बेयर ने अंकल जॉन के सामने मरने की एक्टिंग करने से साफ मना कर दिया। यहाँ नीचे टीवी चलता रहता था, लेकिन इस बात का पता अंकल जॉन को नहीं पता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये टीवी खराब है और नीचे कोई खबर नहीं पहुंच रही। पर यहाँ कैटी बेयर्स को वो टीवी साफ चलता हुआ दिखाई दे रहा था और उसको पता लग चुका था कि उसका ही केस आस पड़ोस में कितना ज्यादा फैल चुका है और लोग उसे किस तरह से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ उसकी तलाश किस पैमाने पर चल रही थी इसका अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि उस समय कैटी बेयर्स का पता बताने वाले को $10,000 का इनाम भी दिया जाना था। यहाँ बाद में दिए कैटी बेयर्स ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं इन 17 दिनों में बहुत रेयरली ही सोई, ना ही मैं कोई खाना खाती थी उसके द्वारा दिया गया, ना ही मैं कोई पानी पीती थी जो वो मुझे कभी नीचे देकर जाता था। क्यों? क्योंकि मुझे उसके ऊपर विश्वास नहीं था। हो सकता था कि वो खाने में कुछ मिला दे या फिर पानी में कुछ मिला दे जिससे मेरी जान चली जाए, या फिर कुछ भी हो सकता था, इसलिए मुझे उस पर विश्वास नहीं था। इसलिए मैंने 17 दिनों तक कुछ नहीं खाया। पानी के नाम पर मैंने जस्ट मिट्टी को निचोड़ कर, राइट साइड में जो उस तह खाने में मिट्टी पड़ी हुई थी वो सारी गीली थी, क्योंकि वो बेसमेंट से भी 17 फुट नीचे था और यहाँ पानी थोड़ा बहुत उसमें था। उसको निचोड़ कर जो गंदा पानी था वही पीकर मैंने काम चलाया था। खैर, यहाँ नीचे मौजूद कैटी बेयर्स को टीवी पर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कौन उसके साथ कितना सपोर्ट में खड़ा है। लोग उसे मरा हुआ मान चुके थे, लेकिन फिर भी कैटी बेयर्स नीचे यहाँ टीवी पर देख रही थी कि उसकी ही वही गॉड मदर यानी कि लिंडा उसके लिए आकर टीवी पर रो रही है, जबकि वो जब तक उसके पास थी हमेशा उसे डेली मारती पीटती थी और उसके साथ बदसलूकी ही किया करती थी। और इसके अलावा कैटी बेयर्स को गुस्सा तो तब आया जब लिंडा के पति अंकल साई ने टीवी पर आकर इंटरव्यू दिया और खुद का रोना धोना वहां ड्रामा करके दिखाया कि प्लीज कैटी तुम जहां भी हो तुरंत यहाँ आ जाओ और हमें तुम्हारी जरूरत है। जबकि यही अंकल साई बेचारी छोटी सी कैटी बेयर्स का जब वो 2 साल की थी तब से ही उसका यौन शोषण करता आ रहा था। एक ख्याल उसका कह रहा था कि उसे जिंदा रहना है, उसे अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी और उसे हिम्मत बनाकर रखनी है, जो वो कर भी रही थी। जबकि दूसरा ख्याल उसे ये समझा रहा था कि वो शायद इस दुनिया में अंतिम ऐसी बच्ची होगी जिसे इतने गंदे तरीके से हर्ट किया गया हो, जिसको इतनी गंदी मौत मिलेगी। यहाँ डर भी लग रहा था उसे और यहाँ उम्मीद भी थी कि पुलिस शायद उसे ढूंढ लेगी। उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस अंकल जॉन एस्पोसितो के ऊपर वो इतना विश्वास करती है, जिसके साथ वो इतना टाइम बिताती है, वही कभी ना कभी उसके साथ ऐसा कुछ करेगा। अब तक यहाँ 5 दिन बीत चुके थे और यहाँ कैटी बेयर्स अभी भी उसी डंजन में फंसी हुई थी। और यहाँ 5वें दिन की रात को फिर से अंकल जॉन एस्पोसितो अपने घर आया और नीचे बेसमेंट में गया, उस पत्थर को हटाया और खुद भी नीचे उतरा मिलने के लिए कैटी बेयर्स से। नीचे जाकर बैठा और उसे दिख रहा था कि कैटी बेयर्स बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब सी लग रही है और वो भूख से मरे जा रही है। उसने खाना ऑफर किया लेकिन कैटी बेयर्स ने खाने से मना कर दिया। और यहाँ अब कैटी बेयर्स सोच कर देखिए एक 10 साल की लड़की कैसे एक बूढ़े आदमी का दिमाग घुमाएगी। जी हाँ, यहाँ कैटी बेयर्स ने अंकल जॉन एस्पोसितो के दिमाग से ही खेलना शुरू कर दिया और उसके सामने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो उसके साथ खुश है। जी हाँ, यहाँ उसने जॉन एस्पोसितो से कहा कि अंकल आपको अब शादी कर लेनी चाहिए, आपके भी बच्चे होंगे, आपका भी परिवार होगा और यहाँ मुझे रखने से आपको क्या ही मिलेगा। खैर,
जब ये बातें सुनकर जॉन एस्पोसितो ऊपर जाने लगा वापस, तो उसने कहा, अंकल सुनिए, मेरी तबीयत थोड़ी मुझे ठीक नहीं लग रही है, मेरा पेट जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है और मुझे मेडिकली सहायता की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ जॉन एस्पोसितो ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधा उस डंजन से ऊपर चढ़ गया और ऊपर ले जाकर वापस वो जो पत्थर था वापस ऊपर रख दिया। लेकिन यहाँ कैटी की बातें अब उसके माइंड में घूम रही थी और उसे चिंता होने लगी कि शायद सच में ही ये कहीं लड़की मर गई उसके हाथों, तो आखिर उसका क्या हाल होगा। खैर, जब हफ्ता बीतने के बाद भी किसी को अंदाजा नहीं लग रहा था कि कैटी बियर्स कहाँ है, तो यहाँ पुलिस की टीम ही चेंज की गई और अब यहाँ जो नई टीम बनी थी उसके हेड थे डिटेक्टिव वेरॉन, और अब यहाँ इन्हीं की निगरानी में इस केस की जांच की जानी थी। और यहाँ वेरॉन को पहले से ही पता था कि हो ना हो ये जो किडनैपिंग की गई है वो किसी घर वाले इंसान ने ही की है, बाहर के इंसान का इसमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब यहाँ उनके दिमाग में भी 2-3 सवाल चल रहे थे और यहाँ सबसे पहला सवाल यह था कि यहाँ कैसे एक 10 साल की बच्ची को किडनैपिंग वर्ड बोलना आ रहा है, कैसे उसे इसका मतलब समझ आ रहा है, और कैसे एक किडनैप हुई 10 साल की बच्ची के हाथ लैंडलाइन फ़ोन लग जाता है जिससे वो अपने ही घर पर फ़ोन करती है लिंडा को, और कैसे उसकी माँ का नंबर जो था उसे याद था। तो यहाँ डिटेक्टिव वेरॉन के दिमाग में सारे सवाल चल रहे थे और यहाँ उसे समझ आ गया था कि हो ना हो यहाँ पर पहले कैटी बियर्स की आवाज़ को रिकॉर्ड किया गया है, उसे हर्ट किया गया होगा, मजबूर किया गया होगा ये लाइन बोलने के लिए, उसको एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद ज़रूर जो किडनैपर है उस टेप रिकॉर्डर को लेके किसी पब्लिक फ़ोन बूथ पर गया होगा और यहाँ लिंडा को फ़ोन करके वो टेप रिकॉर्डर चला दिया गया होगा, और बाद में जैसे ही लिंडा बोलने की कोशिश कर रही थी कैटी, तभी वो फ़ोन काट दिया गया। यहाँ सिर्फ दिखाया गया था कि कैटी जो है वो किडनैप हो चुकी है। यहाँ सबसे पहले डिटेक्टिव वेरॉन को शक था लिंडा के ऊपर, क्योंकि यहाँ भी कुछ टाइम पहले ही कैटी बियर्स ने लिंडा को उसके पति के बारे में बताया था कि ऐसे ऐसे वो उसके साथ बहुत लंबे टाइम से बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देता आ रहा है। तो हो सकता है यहाँ लिंडा ने इस लड़की से छुटकारा पाने के लिए उसको कहीं छुपा दिया हो, उसको मार दिया हो या फिर उसको कहीं बेच दिया हो सकता है यहाँ लिंडा इस काम में शामिल हो। लेकिन जब यहाँ वेरॉन ने गहनता से जांच करी इस फैमिली के अंदर ही, तो उनको यहाँ कुछ नहीं मिला, लिटरली कुछ नहीं मिला। जिस टाइम पर कैटी बियर्स गायब हुई थी वो अपने घर पर थी ही नहीं, और ये दोनों अंकल साई और लिंडा घर पर ही मौजूद थे और यहाँ उनका कोई हाथ नहीं था। जिसके बाद एक ही बंदा बच जाता है, अंकल जॉन एस्पोसितो। उसके ऊपर ही अब सुई घूमी और उसे अपने सामने बैठाकर वेरॉन ने अच्छे से तोड़ा और पूछा कि बता अब क्या चल रहा है यहाँ पर। अंकल जॉन के ऊपर सभी को शक इसलिए भी था क्योंकि यही वो अंतिम पर्सन था जिसके साथ अंतिम बार कैटी बियर्स को जिंदा देखा गया था। यहाँ वो अपने आप को बिल्कुल निर्दोष साबित करता रहा था। वो बार बार पुलिस को यही कह रहा था कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि कैटी बियर्स मुझे बहुत पसंद करती थी, उसे मैं कई बार खिलाने के लिए लेकर जाता था, इधर उधर घुमाता था, और आप मुझे पर शक कर रहे हैं। लेकिन जब पुलिस ने इस जॉन एस्पोसितो की कुंडली को खंगाला तो उन्हें पता चला कि तकरीबन 6 सालों पहले इसी जॉन एस्पोसितो को एक शॉपिंग मॉल से 7 साल के बच्चे को उठाते हुए पकड़ा गया था, रंगे हाथों पकड़ लिया गया था। ये उस 7 साल के बच्चे को उठाकर भाग रहा था और यहाँ उसने जिस बच्चे को उठाया था उसने शोर मचा दिया और उसे तुरंत वहीं झप लिया गया और झपते ही से सजा भी हुई थी। और अब यहाँ इस टाइम पर कैटी जो उस तहखाने में बंद थी उसे सब कुछ सुनाई दे रहा था टीवी के थ्रू। उसे पता चल रहा था कि ये जो सारी इन्वेस्टिगेशन की जो सुई है वो अब वापस आकर अटक चुकी है अंकल जॉन एस्पोसितो के ऊपर, और अब उसे उम्मीद थी कि जल्दी ही यहाँ पुलिस उसे बचा लेगी, क्योंकि जल्दी ही इस अंकल जॉन का जो सारा कारनामा है वो दुनिया के सामने आ जाएगा। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से पुलिस को एक भी सिंगल क्लू नहीं मिल पा रहा था अंकल जॉन एस्पोसितो के खिलाफ, जिससे वो प्रूव कर सके कि कैटी के गायब होने से अंकल जॉन एस्पोसितो का कुछ लेना देना है। जी हाँ, दिन बीतने के साथ साथ डिटेक्टिव वेरॉन को अब ये लगता जा रहा था कि हो ना हो कैटी अभी तक मर चुकी होगी, अब उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। खैर, अब यहाँ खुद अंकल जॉन एस्पोसितो का मन बदला और उसके माइंड में अभी भी वही सारे सवाल घूम रहे थे कि वो शादी कर ले, उसका फ्यूचर बन जाएगा, और यहाँ कैटी बियर्स का जो तबीयत थी वो ख़राब लग रही थी। अंकल जॉन भी अब इस बात को लेकर टेंशन में था। तो यहाँ टोटल 17 दिनों बाद अब 17 दिन बीत चुके थे और यहाँ अंकल जॉन ने तो खुद भी उम्मीद छोड़ दी थी कि अंदर वो जो जिस बच्चे को बंद करके आया वो जिंदा भी होगी, बल्कि उसने तो उसे खोला भी नहीं और जस्ट सीधा वो अपने घर से बाहर निकला और सीधा अपने वकील के पास गया और वकील को जाकर बताया कि मुझे पता है कैटी बियर्स आखिर है कहाँ पर। टोटल सब कुछ उसने अपने वकील को बताया कि कैसे कैसे उसने उसे किडनैप किया था। और यहाँ वकील एस्पोसितो को लेकर डिटेक्टिव वेरॉन के पास पहुंचा और यहाँ वेरॉन अपनी टीम के साथ दोबारा फिर से एस्पोसितो के घर पहुंचे और यहाँ एस्पोसितो ने
अपने पूरे ताम झाम के साथ उस ढक्कन को हटाया और दिखाया कि कैसे यहाँ एक तहखाना बना हुआ है। इसे देखते ही पुलिस वाले समझ गए थे कि ये जो आदमी है इस किडनैपिंग को बहुत लंबे टाइम से प्लान कर रहा था। यहाँ जॉन एस्पोसितो खुद पुलिस को कह रहा था कि अब तक तो शायद हो सकता है कैटी मर चुकी होगी, क्योंकि 17 दिन हो चुके हैं, उसने बाहर की हवा में सांस तक नहीं ली है, उसे खाने पीने में कुछ नहीं मिला है और शायद अब वो मर चुकी होगी। और जब पुलिस वाले नीचे उतरे तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हें नीचे लाश मिलेगी, लेकिन यहाँ कैटी बियर्स तो नीचे बैठी हुई थी और उसने सबको देखते ही जस्ट टीवी बंद कर दिया और जस्ट खड़ी हो गई आराम से। वो डर चुकी थी नीचे इतने सारे लोगों को देखकर, जिसके बाद सभी ने बताया कि वो पुलिस वाले हैं और तुम्हें बचाने आए हैं। कैटी बियर्स को ऊपर ले जाया गया और ऊपर ले जाते ही सीधा उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने बताया कि सिर्फ खाने और पीने की कमी के अलावा लड़की के शरीर में कोई बीमारी नहीं है, लड़की एकदम स्वस्थ है। पुलिस ने जब इस तहखाने को देखा तो वो हैरान हो गए, क्योंकि वो पूरे 30 कदम गहरा था। आप सोचकर देख लीजिए कितने होते हैं 30 कदम। और पुलिस यहाँ समझ चुकी थी कि इस आदमी ने, इस अंकल जॉन ने बहुत लंबा टाइम लिया होगा इस तहखाने को बनाने में और बहुत लंबे टाइम से वो कैटी के ऊपर नजर बनाकर रखे हुए था। जिसके बाद एस्पोसितो को इस पूरे कांड का जिम्मेवार बताया गया और उसे कोर्ट में पेश किया गया। उसका मेडिकल लिया गया जिसमें वो पूरी तरह से फिट था और वो ट्रायल फेस कर सकता था। ट्रायल में उसे सजा सुनाई गई पूरे 15 सालों की, लेकिन सन 2013 में ही जॉन एस्पोसितो अपने ही सेल के अंदर मृत पाया गया और इसके बाद ये पता चला कि बिल्कुल नेचुरल कारणों की वजह से अंकल जॉन एस्पोसितो की मौत हुई है और इसके पीछे किसी का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ बाद में एक इंटरव्यू में कैटी बियर्स ने बताया कि मुझे अच्छा लगा उसके गुनहगार को सजा मिली, और यहाँ ये बात भी जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि बेशक उसकी जो सजा थी वो जमानती थी और यहाँ वो जमानत के लिए अप्लाई कर सकता था, लेकिन 8 सालों बाद, पर उसने कभी भी 8 साल बीतने के बाद भी अपनी जमानत के लिए अप्लाई नहीं किया। खैर, अब कैटी बियर्स की हालत क्या है वो मैं आपको बता दूं। तो जैसे ही पुलिस को उस बेसमेंट के तहखाने में कैटी बियर्स मिली थी, उसके बाद उसे एक फॉस्टर केयर के अंदर रखा गया, उसका वहाँ अच्छे से ध्यान रखा गया। उसके बाद ही एक और कपल ने कैटी बियर्स को गोद ले लिया था और वो भी लीगली। लेकिन जैसे ही उसका बचपन थोड़ा सा और आगे बढ़ा, वो जवानी में आई, वो चुप रही, बिल्कुल चुप रही। लेकिन जब इस कांड को पूरे 20 साल बीत चुके थे, 20 साल हो चुके थे उसे उस नरक से बाहर निकले हुए, यहाँ उसने मुंह खोला और बताया कि 20 सालों पहले उसकी जिंदगी में आखिर क्या हुआ था। यहाँ कैटी बियर्स का मानना है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है तो ना सिर्फ खुद को फ्री कराने के लिए, बल्कि सबसे पहले उसको खुद को जिंदा रखने के लिए अंदर जो है हिम्मत बनानी पड़ेगी। फ्री तो बाद में हो जाओगे अगर जिंदा रहे, सिर्फ खुद को जिंदा रखो कैसे भी पहले, फ्री तो कैसे भी करके हो ही जाना है। आज के टाइम पर कैटी बियर्स पेंसिल्वेनिया में रहती है, उसकी शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। वो आज एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुकी है, अपनी जो कहानी है वो दुनिया को बताती है और समझाती है कि बच्चों के ऊपर होने वाले अत्याचार कितने बढ़ चुके हैं आज के टाइम पर दुनिया में। और हर कोई, यकीन मानिए हर कोई इन अत्याचारों को जस्ट नेग्लेक्ट करता आता है, इग्नोर करता आता है, बस किसी और के घर की कहानी बताकर ये सब भूल जाते हैं कि उनके घर में चल रहा है, हमें क्या लेना है। लेकिन आपको लेना है, आप समाज के एक जिम्मेदार नागरिक हैं। अगर आपको ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है किसी के घर में, तो प्लीज़ आप चुप मत रहिए, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। देखिएगा आपकी आवाज़ एक ना एक दिन किसी की जिंदगी को बचाने में सफल हो जाएगी। इस कहानी से हमें सिर्फ यही सीखने को मिलता है कि जो व्यक्ति जिसे हम अपने सबसे ज़्यादा पास मानते हैं, जिसे अपने ज़्यादा क्लोज मानते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं, वही अंदर ही अंदर आपकी जान लेने का कैसे पूरा प्लान बना चुके होते हैं और पता भी नहीं चलता। जिसके साथ हम बैठ रहे हैं, जिसके साथ हम खा पी रहे हैं, जिसके साथ हम खेल रहे हैं, कैसे वही हमारी जान का दुश्मन बन जाता है। सोच कर देखिए कितना बुरा टाइम आ चुका है इस दुनिया में। खैर, क्या आपने कभी ऐसे कुछ केसेस को अपने आसपास देखा है? क्या आपने कभी किसी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार होते हुए देखा है? तो कमेंट्स में मेरे साथ वो जरूर चीज़ डिस्कस करें। और यहाँ नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ पर्सनली भी इंस्टाग्राम पर आकर डिस्कस कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट अनुश्री तिवारी को इन कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।